नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं अपना बिहार। सीएम नीतीश के जनता दरबार में रोहतास के कोचस के एक शख्स अपनी फरियाद देकर पहुंचा, जहां नीतीश कुमार ने उसकी फरियाद सुनी और मौके पर ही बिजली विभाग के अधिकारी को फोन लगाकर जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। खेत के रास्ते से जा रहे, आपका कहना है कि उसको अलग करना चाहिए। खेत के रास्ते से जा रहे हैं, इसके चलते दिक्कत हो रही है आपको खेती में, यही ना कह रहे हैं। ये आप कहाँ की बात बता रहे हैं? रोहतास में, रोहतास के कोचस ब्लॉक के जिला पंचायत के स्मार्ट पंचायत में सर उसका स्थान गाँव का ही है। बिजली वाले को लगाइए। ये डेड आपका वायर डेड है ना, उसमें बिजली आती है। चतरा गाँव तक नया बदल गया, कैसे बना दिया और पुराना तार वहाँ डेड वायर पड़ा है। बिजली अलग तार तो अलग बना दिया है, बना दिया हुआ नहीं करा नहीं बनाया। अभी तक बिजली की आप सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। नहीं, बिजली उसमें पुराने वाले तार में बिजली आ रही है लेकिन एकदम लपका हुआ। अब तो मेरे पास मोबाइल नहीं है तो स्पॉट पर वीडियो दिखा देता हूं। हेलो, अरे भाई, एक नौजवान आए ही रोहतास जिला के कोचस प्रखंड के, ये बता रहा है अपना पंचायत का स्थिति कि वहाँ जर्जर तार है। तो जर्जर तार तो कहीं होना नहीं है, लेकिन दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इनको जो खेत से गुजर रहा है और जर्जर है, तो कह रहा है कि इसको जरा रिप्लेस कर दीजिए, बगल हटा दीजिए, खेती में दिक्कत हो रही है। शायद इन लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया जाए। और जर्जर तार तो कहीं होना नहीं चाहिए। रिपोर्ट है कि जर्जर तार कहीं है ही नहीं, तो ये पूछ रहे हैं। पूरी बात समझ करके कार्रवाई कीजिए। और मुख्यमंत्री जनता दरबार में फरियादी अपनी समस्या लेकर पहुंच रहे हैं और नीतीश कुमार उसका समाधान ऑन द स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे 3 फरियादी जनता दरबार में पहुंचे। मुजफ्फरपुर से आई राम पुकार देवी दिव्यांग हैं। उन्होंने बताया कि नौकरी के लिए वो हर तरह से योग्य है, बावजूद इसके उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। वहीं मुजफ्फरपुर के ही राम प्यारे ने बताया कि दहेज के दानवों ने उनकी बेटी की जान ले ली। 2 साल के लिए वो अपनी पत्नी के साथ इंसाफ के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। वैसे ही हाल में शेखपुरा के अंबारी पंचायत के मुखिया सुभाष की है। दबंग उसकी जमीन पर कब्जा जमाना चाहता है, उसे जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। लेकर आए हैं आंगनबाड़ी बाल विकास परियोजना के लिए। हम आंगनबाड़ी सेविका पदों के लिए हम भरे हुए थे, इसलिए 137 जब आया बिहार सरकार का सीट, उसमें 5% विकलांग का सीट है, तो उसमें विकलांग का सीट क्यों नहीं मिला? जो 137 रीना कुमारी CDPO ने बहाली की, तो 5 सीट कहाँ पर गया? एक हम विकलांग पारू प्रखंड भर में हम एक भी अप्लाई किए तो मेरा भी नहीं की। वो पैसा के लिए दलाल ठीक की थी, तो दलाल आया हमारे यहाँ पैसा के लिए, कहा कि 1.5 लाख रुपया दो। क्या बहुत शौक सौदा के साथ हम अपने लड़की के शादी किए हुए थे सर, लेकिन एक गाड़ी के कारण, मोटरसाइकिल के कारण मार दिया। बेटी के लिए हम जगह जगह हम गए, हर पदाधिकारी के पास गए, हाजीपुर भी गए, सारा पदाधिकारी से मिले, लेकिन अब 2 बरस हो गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। लगा लेते हैं अंदर से, अब घर में बंद रहते हैं। महंगाई के खिलाफ पटना में आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने हरी झंडी दिखाकर मार्च को रवाना किया। इसके बाद दोनों भाई अपने घर लौट गए। आरजेडी नेताओं ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए महंगाई पर काबू पाने में विफल रहने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने इस मौके पर कहा कि सरकार ने समाज के हर तबके की कमर तोड़ दी है। कमर तोड़ महंगाई है पूरे देश भर में। ये लोग वही लोग आए हैं सत्ता में जिन लोगों ने जनता से वादा किया था कि अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई जो है वो कम करेंगे। लेकिन आप देखिएगा पेट्रोल, डीजल, गैस, हर एक चीज का जो खाद के सामान जो है वो सारी चीजें जो है महंगी हो चुकी है। जुताई से लेकर के आपका खुदाई से लेकर के आपका रसोई से लेकर के हर एक चीज जो है महंगा हो चुका है। आरजेडी के महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन पर सरकार के मंत्रियों ने एक सुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला। निकलेंगे आज महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। इतना बार निकल गए, चलो
कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं का ध्यान आप ये अच्छी परंपरा है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई राजनीतिक दल के नेता अगर राज्य और देश की समस्या का उठाने का काम अगर करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार उसका स्वागत करेगी। पक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा ढूंढते रहते हैं। ये कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दाहीन है, बेसहीन है। उनको हमेशा सत्ता का लालच लगा हुआ है, सत्ता के लालच में अनाप शनाप काम करते रहते हैं। तेजस्वी यादव जी को सबसे पहले तो जब वो नींद से जागते हैं तो कुछ विषयों को लेकर उठते हैं। उनको तो ये बताना चाहिए कि पिछले 6 महीने से थे कहाँ। जब जनता आपदा में घिरी थी, कोरोना कालखंड था, तो उस समय दोनों भाई नदारद थे। आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। दिल्ली में न्यूज 18 से बातचीत में जगदानंद सिंह ने कहा कि पार्टी नेतृत्व में जब परिवर्तन का समय आएगा तो परिवर्तन होगा। वहीं तेज प्रताप यादव से नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव बहुत ही अनुशासित हैं और उनसे नाराजगी कैसी। जगदानंद सिंह ने भी कहा कि पहले संगठन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। कि आप लोग गार्जियन की भूमिका में रहें और क्या नए व्यक्ति को आप लोग जैसे नेता प्रतिपक्ष बनाए हैं वैसे ही संगठन में भी जिम्मेदारी दी जा सकती है तेजस्वी यादव को? मेरा सीधा सवाल है। सब हो जाएगा अपने समय पर। आप लोग की दिलचस्पी का एक ही जवाब है मेरे पास कि हम लोग हर काम समय पर अपना करते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी भूमिका संगठन में कभी थी ही नहीं। मैं तो विधानसभा के भीतर और सरकार के भीतर मेरी भूमिका थी। एक आया संकट का समय लोकसभा का, और लोकसभा में चाहे जिन कारणों से इस एक ऐसी हवा बही असत्य की, झूठ की, लोभियों ने एक बात को इस तरह से लोगों के सामने रखा कि हम लोगों की ताकत शून्य पर खड़ी हो गई। यदि लोकसभा के पैमाने को माना जाए तो मैं यहाँ से भागने के लिए नहीं आया था। मैं अपनी उस जिम्मेवारी को किसी से दे करके किसी दिन यहाँ से जाऊँगा। इसी तरह से इस्तीफा दे करके नहीं चला जाऊँगा, लेकिन एक बदलाव के समय आते हैं। हम लोग की इच्छा है कि उस बदलाव का समय आ जाने पर बदलाव में विलम्ब ना हो। चाचा शब्द का प्रयोग कर रहा है, वो हमारी नाराज़गी की परवाह कर रहा है और सचमुच हम वहाँ पर मैं नाराज़ हूँ। क्यों? मैं इस परिवार से मेरा पहला परिचय जब तेज प्रताप का जन्म हुआ था और मैं विधानसभा में विधायक बन करके गया था, तो उनका वही जो होता है हमारे हिंदू संस्कृति में, परिवार में छठी बारही सब होती है, तो मैं पहली बार उस परिवार में गया था। बाकी इस तरह से तो अपना राजनीतिक रिश्ते हम लोग के अपने चलते ही रहते थे। अब बताओ, हम उस बच्चे से नाराज़ हो जाए जो नौजवान होकर के आज काम लायक हो गया है और अपने से जो कहता है कि कल का इस महाभारत की सबसे बड़ी ताकत जिसके पास होगी, जो हमारा सेनापति है, उसका नाम हो तेजस्वी। तो मतभेद कहीं है क्या? जब मतभेद नहीं है तो नाराजगी क्या है? इधर सासाराम में शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाते 6 मुखिया और एक पैक्स अध्यक्ष समेत कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दरिगांव थाना क्षेत्र में पंचायत सरकार भवन में के बगल ही एक निजी मकान में ये लोग खुलेआम शराब पार्टी कर रहे थे, जिसमें कुल 24 लोग शामिल थे। जनप्रतिनिधियों की इस शराब पार्टी पर एडीजे मुख्यालय जितेंद्र कुमार के मुताबिक इनमें 4 पूर्व मुखिया हैं, जबकि 2 मुखिया के पति हैं और एक पैक्स अध्यक्ष है। इन सभी के खिलाफ शराबबंदी कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसमें से 4 व्यक्ति जो अभी हाल ही में मुखियाओं का कार्यकाल समाप्त हुआ है, तो उसके आधार पर पूर्व मुखिया थे, एक पैक्स अध्यक्ष थे और 2 व्यक्ति वे थे जिनकी पत्नी पूर्व मुखिया थी। इन सभी की गिरफ्तारी, 19 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और आगे अनुसंधान इसमें की जा रही है। इधर पटना में बकरीद को लेकर बकरा का बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ रही है और भारी संख्या में लोग बकरा खरीदने बाजारों में पहुंच रहे हैं, जिसमें लापरवाही और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने से दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। पटना के एक बकरी बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने।
बकरीद को लेकर पटना के कई बकरी बाजार पूरी तरीके से सज गए और काफ़ी संख्या में यहाँ पर तस्वीरों में देखिए पटना समेत विभिन्न जिलों से यहाँ बकरियाँ आई हैं और हुजूम जो है लोगों का वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कहाँ से आए हैं? हम आरा जगदीशपुर से हैं। बकरा खरीदने आए हैं? नहीं, बेचना है। आप मास्क क्यों नहीं पहने? बहुत काफ़ी गर्मी हो रही है, इस वजह से हम नहीं मास्क पहने। कहाँ हैं भैया? हम पीरो के हैं, पीरो के हाट में खस्सी लेकर आए हैं। खस्सी बेचने आए हैं? हाँ, खस्सी बेचने आए हैं। कोरोना फैला हुआ भैया, मास्क क्यों नहीं पहने हैं? हाँ, इजाज भाई हैं और कह रहे हैं कि गलती तो हो गई। आप क्यों नहीं मास्क पहने हैं? सॉरी मैम, नहीं डर तो है सर। क्यों नहीं पहनते? डर तो है सर, अभी जो है जा रहे थे कुछ लाने के लिए, इस वजह से। मानते हैं कि भीड़ है, लेकिन भीड़ है तो इनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि मास्क पहने और सबों से न्यूज़ 18 की भी अपील है कि वो गंभीरता को समझें। थर्ड स्ट्रेन को लेकर, कोरोना को लेकर डॉक्टरों ने आगाह किया है और डॉक्टरों की जो नसीहत है उसको हर एक को समझना बहुत जरूरी है। होने का मतलब है कि कैमरा पर्सन अजय के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। किशनगंज के ठाकुरगंज पौखाली सहित सभी मवेशी हाटों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। एक भी शख्स के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ गया है। हैरानी की बात यह है कि पौखाली हाट में पुलिस भी कार्रवाई करते नजर नहीं आ रही है। लोगों का कहना है कि वसूली के चक्कर में हाट के ठेकेदार ऐसा कर रहे हैं। हम एटीएम से, किसान से डाक लेकर के ये वसूली कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? ये आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से। कोरोना की तीसरी लहर के बीच बकरीद को लेकर बाजार सजा हुआ है, लेकिन कटिहार के चर्चित मनसाही मवेशी हाट से जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली है। यहां भीड़ के बीच जरूरी दूरी और मास्क नदारत है। जब लोगों से इस बारे में सवाल किए जाते हैं तो वो खुद नियम पढ़ाने लगते हैं। तस्वीर देखकर कहा जा सकता है कि ये लोग कोरोना की तीसरी लहर को बुलाने पर अड़े हुए हैं। देखते हैं संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। ना ही सोशल डिस्टेंस की मेंटेन, ना ही मास्क है जरूरी। ये तस्वीर कटिहार के मनसाही मवेशी हाट की है। निश्चित तौर पर जो रिवाज है, जो बकरीद का बाजार है, उसके लिए मवेशी हाट में मवेशी खरीदारी जरूरी है। लेकिन जो दावा किया जा रहा था सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से, हर बाजार या हर भीड़ पर प्रशासन नज़रदारी रख रहा है। लेकिन प्रशासन नज़रदारी कैसे रखता है, ये तस्वीर इसकी सच्चाई है। दूर दूर तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है और अधिकतर चेहरा आप देख सकते हैं ना तो मास्क से ढका है और ना ही दूरी मेंटेन है। बाजार सस्ता है और बाजार लोगों की जरूरी है। कोई भी रस्म रिवाज मेंटेन करने के लिए बाजार तक पहुंचना लोगों के लिए मजबूरी हो सकता है। लेकिन ये मजबूरी दरअसल अगर सिस्टम से किया जाए तो बाजार भी सज सकता है, मजबूरी भी दूर हो सकता है। तस्वीर को देखते हुए भी सजग नहीं होंगे तो एक बार फिर कोरोना को लेकर जो खतरा बन रहा है वो और विकराल रूप ले सकता है। हर किसी को इसको चाहे ऐसी तस्वीर को लेकर सजग होने की जरूरत है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। इधर जमुई जिले में नल जल योजना में लापरवाही देखने को मिल रही है। इंदपे पंचायत के वार्ड संख्या 1 में 3 साल से नल जल का काम अधूरा है। ठेकेदार की मनमानी के चलते योजना का हाल बेहाल है। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की ये रिपोर्ट। सरकार के 7 निश्चय योजना नल जल योजना को पूरा कराने के लिए सरकारी तौर पर निर्देश दिए गए हैं और किसी तरह की लापरवाही नहीं करने का निर्देश है। लेकिन जमुई जिले के सदर प्रखंड का इंदपे पंचायत का वार्ड संख्या 1 का जो नल जल योजना की हकीकत है वो सामने है। देख सकते हैं कि जो जल मीनार बने हैं वो अधूरा है और 3 साल से इसका निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो सका। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब 3 साल से नल जल योजना पूरा नहीं हुआ तो इसका फ़ायदा कितना लोगों को मिलता होगा। सामने है, अगर देखा जाए तो जो पानी का टंकी है, जो योजना में, नल जल योजना में जो टंकी का यूज़ होना था वो किस तरह से रखा हुआ है। अगर टंकी के नीचे जहाँ पर मोटर लगने की बात होगी तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मोटर नहीं लगे हैं और भी कुछ रखे हुए हैं। सबसे हैरानी की बात है कि लाखों रुपए खर्च किए गए और यहाँ पर जो मशीन लगाया गया, जो लाया गया है, उसका भी इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। देख सकते हैं कि जो मशीन है इसी तरह से रखे हुए हैं, बिना इंस्टॉल किए हुए। ऐसे में ये लापरवाही है और ग्रामीणों ने कई बार सूचना दिया, लोगों से शिकायत किया विभाग के अधिकारियों को
लेकिन संवेदक की मनमानी और विभाग की लापरवाही का नतीजा है कि 3 साल के बाद भी योजना पूरा नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, कितना नुकसान हो रहा है और हकीकत क्या है इस योजना की? देखिए, ये योजना जो है 7 निश्चय के द्वारा जो नल जल योजना जो कराया जा रहा है, आज 3 साल पूरे बीत गया है। कई बार हम लोग जो है एग्जीक्यूटिव साहब से भी बात किए और जो इसका संवेदक है उनसे भी बात किए। संवेदक का साफ कहना है कि मेरा मर्जी जब होगा मैं कर सकता हूं। हम लोग पानी दूसरे घर से ला रहे हैं, मतलब दूसरे तीसरे से जिसका चापाकल है उसके घर से हम लोग। मोटर भी नहीं लगा? मोटर भी नहीं लगा है। 3 साल सब सामान इसी तरह से रखा हुआ है, ऐसे फेंका हुआ है जैसे तैसे फेंका हुआ है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और बड़ी खबर भागलपुर से है, जहां डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र में डॉल्फिन की मौत हुई है। सुल्तानगंज के कहलगांव क्षेत्र में डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र है। शिकार और नाग का क्षेत्र होता है। धड़ल्ले से परिचालन अभयारण्य क्षेत्र में डॉल्फिन का शव मिलने से हड़कंप मचा है। पर्यावरण प्रेमियों ने चिंता जताई है। जीव जंतु के संरक्षण के लिए हेल्पलाइन नंबर की मांग भी की गई है। भागलपुर का जो गंगा है, सुल्तानगंज से कहलगांव 60 किलोमीटर, ये सेंचुरी एरिया है। अब सेंचुरी एरिया में बहुत सारी चीज़ें प्रतिबंधित होती है। मैं यहाँ धड़ल्ले से शिकार हो रहा है, इसका मैंने कई बार कंप्लेन किया भारत सरकार से, बिहार सरकार से, स्थानीय प्रशासन से। यहाँ बड़े पैमाने पे यहाँ डॉल्फिन हर साल यहाँ डॉल्फिन मरती है, उसकी मौत को छुपा दिया जाता है, जबकि सरकार जो है डॉल्फिनों के मौत पे और डॉल्फिनों के अवेयरनेस के लिए, संरक्षण के लिए बहुत खर्च कर रही है, बहुत जागरूकता फैला रही है, मगर मौत को छुपाना भी एक अपराध है। ये भी जागरूकता के तहत आना चाहिए कि मौत कैसे हुई, लोग इससे भी अवेयर हो गए। शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान पर नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की बातों को हम एक नोटिस नहीं करते हैं। कौन राज्य क्या करता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं को जब हम पढ़ाएंगे तभी जनसंख्या नियंत्रण तभी होगा। दरअसल शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर यूपी सरकार के प्रस्तावित मसौदा विधेयक का स्वागत किया है। साथ ही राउत ने यह भी कहा था कि अगर जेडीयू इस विधेयक का विरोध करती है तो बीजेपी को बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। समझ है खुद कहाँ है जानते हैं। इन लोगों का जो स्टेटमेंट होता है उसका नोटिस लेते हैं। एक घटना घटी थी, आपको याद नहीं है, जो बेचारे की मृत्यु हो गई थी, क्या हुआ था उसमें, जो हम लोगों ने कहा कि ठीक है सीबीआई इसको देखेगा, क्या बोलते रहता था। ये लोग की बात पर ध्यान देने की बात है, हम तो नहीं देखते हैं। हम तो ये लोग क्या बोलता है उस पर हम नोटिस ही नहीं लेते। लेकिन आप बता रहे हैं कुछ बोल रहा है तो हमने नहीं ध्यान दिया किस चीज़ के बारे में बोल रहा है। वो पॉपुलेशन पॉलिसी पर जो आपने बात कही थी, इससे शिवसेना नाराज है। हम पॉपुलेशन पॉलिसी पर जो बात की है, पिछली बार आप लोग पूछ रहे थे, हमने तो आपको बताया कि जान लीजिए कि इसके लिए क्या करना चाहिए जो सबसे इफेक्टिव है। कौन राज्य क्या करेगा उस पर हमको कुछ नहीं कहा, तो बोल दिए थे ना कि कौन क्या करना चाहते करें। लेकिन मेरी समझ से जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हम पिछली बार बता दिए थे कि जब तक आप महिलाओं को पढ़ाइएगा तो उससे बहुत ज़्यादा होगा। भारत की अग्रणी फुटवेयर निर्माता कंपनी वीकेसी प्राइड अब नए लोगों के साथ नए रूप में सामने आई है। अपनी नई पहचान में कंपनी ने लोगों के साथ स्लोगन भी नए दिए हैं। नए लोगों में 7 डॉट वाले फुटमार्क को एक बड़े स्पॉट में बदलते देखा जा सकता है। इस बड़े स्पॉट का नाम कंपनी ने वीकेसी गुड स्पॉट किया है और ये बड़ा स्पॉट ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत यानी सूरज का एहसास दिलाता है, जबकि कंपनी का नया स्लोगन सेलिब्रेट हार्ड वर्क है। पश्चिमी चंपारण जिले की नदियां अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। ऐतिहासिक महत्व वाली नदियों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। अतिक्रमणकारियों ने नदियों के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जिससे आम लोगों को प्राकृतिक आपदा के साथ ही प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। देखिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। नाले में तब्दील ये नदी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप।
ऐसी हालत बगहा के हरहा रामनगर की राम रेखा जैसी नदियों की आज हो चुकी है, वो भी अतिक्रमणकारियों की वजह से। जिन नदियों की चौड़ाई सालों पहले 50 फीट तक हुआ करती थी, वो आज सिमट कर रह गई है। नतीजा ये होता है कि हर बार बरसात के दिनों में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर जाता है। नदी की चौड़ाई जो आज से 10 से 15 साल पहले 45 से 50 फीट हुआ करती थी, जो आजकल कुछ अतिक्रमणकारियों एवं प्रशासन की मिलीभगत के कारण उसकी चौड़ाई महज 10 से 15 फीट हो गई है। लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, राम रेखा नदी में तो चीनी मिल का विषाक्त जल तक प्रवाहित होता है। हरिनगर चीनी मिल के पास से गुजरते ही इस नदी का अतिक्रमण शुरू हो जाता है। नदी के ऊपर से मिल के बगास की ढुलाई होती है, जिसके लिए मिल प्रबंधन ने बकायदा उपकरण लगा रखा है। ऐसे ही हालात दूसरे इलाकों में भी देखने को मिल जाएंगे। एक बार को आपको देखने से नहीं लगेगा कि ये किसी नदी का हिस्सा भी है। बगहा की हरहा नदी हो या फिर रामनगर की रामरेखा, लगातार अतिक्रमण ने पांव पसारता रहा। नदी की धारा रुकती रही और बाढ़ की तबाही भी इस अतिक्रमण के साथ ही शुरू होते रहा। प्रशासनिक अमला खामोश रहा, तबाही मचाती रही। हरहा नदी हो या फिर रामरेखा, कभी ये नदियां जिले में जीवन दायिनी के रूप में मानी जाती थीं, लेकिन आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि नदियां अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। घास और झोपड़ियों से पटी नदियों की सुरक्षा और संरक्षण पर भी कभी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, रामरेखा नदी के तट पर सौंदर्यीकरण के नाम पर केवल सीढ़ियां बना दी गयी, जिसका उपयोग लोग छठ पर्व मनाने में ही करते हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।